किस तरीके बुक्स और प्रिंट ने एक पूरे रिलीजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इतनी इंपॉर्टेंट थी बुक्स की और प्रिंट कल्चर की या प्रिंट रेवोल्यूशन की। तो सबसे पहले मैं आजकल एक सीरीज़ चला रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, प्रिंट कल्चर या प्रिंट रेवोल्यूशन के अराउंड एक पूरी सीरीज़ है जिसमें मैं प्रिंट से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। और पिछले 5 शॉर्ट वीडियोज़ या 10 अराउंड होंगे, वो आप चेक कर सकते हो, वो प्रिंट के ऊपर ही है। तो एक इनमें से टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। वो है कि किस तरीके से एक रिलीजन को यानी क्रिश्चियनिटी को प्रिंट ने या बुक्स के आगमन ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि पहले क्रिश्चियनिटी बहुत सिंपल एक पोप यानी चर्च, कैथोलिक चर्चेस के कंट्रोल में थी, पूरा पूरा उनके कंट्रोल में थी। जो बाइबल का एक्सेस था वो या तो सिर्फ चर्चेस के पास यानी पोप्स के पास, पादरी या फादर्स के पास था, या एलिट्स अमीर लोगों के पास था जो उसको अफोर्ड कर सकते थे। बट लेकिन प्रिंट के आने से अब हर एक बंदे के पास अपनी अपनी एक बाइबल होने लग गई, मतलब अफोर्ड तो इवन कर सकता था वो, तो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस करने लग गए। पहले जो कंट्रोल था नॉलेज का वो पोप करते थे, फादर्स करते थे, यानी कि जो मैं इंटरप्रेट करवाऊंगा आपको वही समझना पड़ेगा। लेकिन अब हर एक इंसान अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता था बाय रीडिंग दैट बुक। अब लेकिन इन सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर आता है जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। अब मार्टिन लूथर किंग का नाम मैंने लिया है, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इतने इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते हुए, क्रिश्चियनिटी के ऊपर कमेंट करते हुए 95 थीसिस लिखे, और किसी ने उस 95 थीसिस को किसी चर्च के गेट पे लगा दिया और बोला कि ही इज अप फॉर डिबेट, जो करना कर लो। और वो इतना वायरल हुआ, वो इतना फैल गया कि पूरे यूरोप में शायद से वो बहुत पढ़ा जाने लगा। इवन उसके एक हफ्ते में 5000 कॉपीज बिक गए। तो 95 थीसिस नाम था उसका और मार्टिन लूथर था। और ये रिफॉर्म इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि एक क्रिश्चियनिटी के नए सेक्ट या नई ब्रांच ने जन्म लिया जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स, और इन सब लोगों को बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स। तो ये लोग नए नए आइडियाज़ को, एक्सेप्टेंस को, और जो पुराने रीति रिवाज थे यानी कि क्रिश्चियनिटी के कुछ अजीबोगरीब रिवाज थे उनके खिलाफ बोलते थे। यानी कि क्रिश्चियनिटी में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें जो फॉलो करवाते थे चर्चेज या कैथोलिक चर्चेज या कैथोलिक क्रिश्चियंस, उन लोगों को सवाल किया और अथॉरिटी पे सवाल किया, स्ट्रेट अप धर्म से सवाल किया। और सिर्फ मार्टिन लूथर किंग नहीं, बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जिनमें से एक था मैनोकियो ने अपनी इंटरप्रिटेशन की एक बाइबल बनाई, अपने इंटरप्रिटेशन कुछ दिए, सभी धर्मों को बराबर बताया, काफ़ी कुछ चीज़ें की। ठीक है, उन्होंने एक अलग से थ्योरी बनाई थी, चीज़ वाली थ्योरी, की जो दुनिया थी पहले चीज़ के जैसे होता है ना, वैसे बंद सा होता है, और फिर कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह मैंने प्राणी वगैरह है वो गॉड थे, और उन्होंने और चीज़ें बनाई। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली बात है, क्रिश्चियनिटी को सीधे सवाल करा था कि क्रिश्चियनिटी क्या कहती है कि दुनिया गॉड ने बनाई है। बट उसकी थ्योरी के हिसाब से अजीब गरीब थ्योरी थी, बट वो उस टाइम पे क्वेश्चन कर रही थी। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली जिसके कारण जो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी इन सब चीज़ों से, जिसके कारण धीरे धीरे उनको एग्जीक्यूट करा दिया गया, यानी इस मैनोकियो नाम के इंसान को मरवा दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। और ये बहुत कॉमन था उस टाइम पे, जो भी एंटी क्रिश्चियन चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें बोलता था जो कि साइंटिफिकली ट्रू या फिर चर्च के हिसाब से या फिर बाइबल के हिसाब से गलत थी, उनकी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंक्विजिशन लग जाता था। इंक्विजिशन का मतलब है कि चर्च उन पे एक्शन ले लेता था। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो साइंटिस्ट वगैरह थे उनके ऊपर भी काफ़ी चर्च एक्शन लेता था, क्योंकि वो लोग साइंटिफिकली चीज़ें बताते थे और चर्च के हिसाब से चीज़ें कुछ और होती थी, तो वो काफ़ी डिबेटेबल चीज़ हो जाती थी। बट इतना चेंज आया कैसे? तो मैंने आपको बता दिया कि पहले तो छोटे छोटे बाइबल्स मिलने लग गए, लोग अपनी इंटरप्रिटेशन करने लग गए। अब मार्टिन लूथर जैसे आ गए रिफॉर्मर, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर नाम के एक अलग ही ब्रांच को जन्म दे दिया। और दूसरी बात थी कि अब ट्रांसलेशन आने लग गए थे। पहले जो थी बाइबल सिर्फ लैटिन में थी, अब इंग्लिश में हो गई, फ्रेंच में, अलग अलग भाषाओं में बाइबल आने लग गए थे। लोग अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ सकते थे आराम से। अब इतना ज़्यादा कुछ चेंज हो गया तो चर्च का भी तो इस पर कुछ रिएक्शन आना ही था। तो चर्च ने भी सेम यही किया, चर्च ने भी अपने इंटरप्रिटेशन वाले बाइबल छापे, और जब चीज़ें या फिर हालत ठीक नहीं हुए तो उन्होंने वही किया जो कि एक पावरफुल अथॉरिटी जो कंट्रोल चाहती है वो करती है, उन्होंने लगा दिया सेंसर। अब उन्होंने एक 1558 में पूरी लिस्ट ऑफ बुक्स बनाई कि ये सारी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स बैन हो जाएंगी, सारी चर्चेस में ये सारी बुक्स बैन हो जाएंगी, इसे कोई नहीं पढ़ेगा। और काफ़ी लोगों को उन्होंने एग्जीक्यूट भी करा दिया। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से बुक्स ने सिर्फ प्रिंटेड बुक्स ने एक पूरे रिलीजन को चेंज कर दिया, एक नए ब्रांच ऑफ रिलीजन को जन्म दिया।
एक लोगों में सोचने की शक्ति पैदा कर दी, ठीक है। और सिर्फ धर्म ही नहीं, पूरे सोसाइटी में प्रिंट्स ने और बुक्स ने पूरे सोसाइटी में चेंज ला दिया। क्योंकि पहले जो पढ़ा है, जो सुना है, वही पे विश्वास करते थे, लेकिन अब लोगों के पास बुक्स का एक्सेस था, तो लोग अपनी चीजें पढ़ के अपने इंटरप्रिटेशन लगा के अपने थॉट्स करते थे। और सिर्फ रिलीजन में नहीं, साइंस में भी ऐसा था और फिलोसफी में ऐसा था। पहले मान लो मैं एक साइंटिस्ट हूँ और प्रिंट नहीं है, तो मैं अपनी थीसिस या अपना जो डिस्कवरी है वो कितने छाप सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यार कितने ही लिख लूंगा, लिख लिया। बट लेकिन अब जैसे आइजक न्यूटन जैसे उस टाइम पे साइंटिस्ट वगैरह आ रहे थे, तो उनकी थ्योरी छप रही थी भाई, और ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट पढ़ रहे थे। ऐसे ही सेम फिलोसफर्स था, तो लोग उनकी पढ़ के खुद भी इंस्पायर हो रहे थे, खुद के थॉट्स भी लिख रहे थे, अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे। तो प्रिंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये प्रिंट सीरीज में और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन में रोल रहा प्रिंट का, इंडिया में प्रिंट का क्या रोल था, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कवर करेंगे। आप बस वीडियोस देखते रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है कवर करने में, और आपको भी शायद मज़ा आ रहा हो इस पूरी सीरीज में। होप आपको आ रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ये सीरीज मिस ना हो। और इससे अगली इस सीरीज के बाद भी मैं काफ़ी नई नई सीरीज, काफ़ी अलग अलग फैक्ट्स वगैरह लाता रहूँगा, जो कि मैं अपने चैनल पर हमेशा लाता हूँ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।